अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और मैं पीएचडी केमिस्ट्री कर चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको संडे टेस्ट नंबर 1 जो कि प्रोफेसर कोचिंग एकेडमी में हमने मुनक्किद किया है उसकी डिस्कशन मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर में कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सकें जो स्टूडेंट फिजिकल डिस्कशन के लिए यहाँ पे आ नहीं सकते। तो मैं आखिर में इस वीडियो के ये जो टेस्ट है वो भी मैं शेयर करूंगा और इसके साथ साथ जो है आपको वीडियो लेक्चर भी शेयर करूंगा ताकि आपकी कन्वीनियंस हो सके। तो हम टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यू से। आपने पेपर देखा होगा एमसीक्यू नंबर 1 से लेके एमसीक्यू नंबर 68 तक ये बायोलॉजी का पोर्शन है और एमसीक्यू नंबर 69 से लेके 122 तक केमिस्ट्री का पोर्शन है एंड सो ऑन। आपको पता है कि जो ईटा टेस्ट है उसकी कंपोजिशन में सबसे पहले 68 एमसीक्यूज जो हैं वो बायो के हैं, 54 फिजिक्स के हैं और रिमेनिंग लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज और 14 एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 69 पे। मैं आपको शेयर करूंगा तो आप उसमें देखें, मैं जस्ट सोल्यूशन बता देता हूं। एमसीक्यू नंबर 69। एमसीक्यू नंबर 69 में है एमसीक्यू है द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास दो चीजें हैं। पहली है कैथोड रे। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैनाल रे कंसिस्ट ऑफ कैटाइन। याद रहे, जब हम हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के केस में जो कैथोड रेज बनती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कैनाल रेज हैं उनमें हाइड्रोजन गैसियस आयन होता है। इसके अलावा अगर हम हीलियम गैस ले लेते हैं तो हीलियम से जब हम कैथोड रेज बनाते हैं तो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कैनाल रेज में हीलियम कैटाइन होता है। और जब हम नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन गैस से जो कैथोड रेज बनती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कैनाल रे में नाइट्रोजन गैसियस कैटाइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रे जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन कैनाल रे जो है डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ गैस ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑप्शन आता है कि ऑप्शन ए है डिस्चार्ज ट्यूब पे नेचर ऑफ कैनाल डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रोड पे नेचर ऑफ कैनाल डिपेंड नहीं करती और रेजिडियल गैस पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन आता है रेजिडियल गैस। रेजिडियल गैस, ठीक है। अच्छा तो बच्चों एमसीक्यू नंबर जो 70 है 69 एमसीक्यू नंबर में ऑप्शन सी आता है रेजिडुअल गैस। 70 नंबर एमसीक्यू है कि विच वन प्रोड्यूसेस फंड सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर आपको याद हो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सीरीज आती हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज भी है। इसके अलावा जो है अननेम्ड सीरीज भी है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि फंड सीरीज में क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल में फर्स्ट शेल में आता है, बाल्मर सीरीज में किसी हायर शेल से सेकंड शेल में आता है और पार्शियल सीरीज में किसी हायर शेल से थर्ड शेल में आता है। ब्रैकेट सीरीज में किसी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ शेल में आता है और जब फंड सीरीज देखते हैं तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर शेल टू फिफ्थ शेल। तो इसमें ऑप्शन आता है कि N1 5 होना चाहिए और N2 7 होना चाहिए। N2 का मतलब हायर शेल, N1 का मतलब लोअर शेल। When an electron jump from any higher shell to fifth shell, emitted radiation will lie in fund series। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आता है बी। तो इसमें ऑप्शन बी आता है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं कि 71 नंबर एमसीक्यू है
what will be the wave number of radiation, what will be the wave number of radiation with wavelength 2 into 10 की पावर 8 नैनोमीटर। मतलब दिया गया है वेवलेंथ और मालूम करना है वेव नंबर। तो वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशन है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ। तो ये इसका हिंट है। एमसीक्यू में दिया गया है कि वेव नंबर मालूम करना है और वेवलेंथ जो है वो गिवन है और वेवलेंथ कितनी है 2 into 10 की पावर 8 नैनोमीटर। इस फॉर्मूले में पुट करें और लैम्डा की वैल्यू है 2 into 10 की पावर 8, तो पुट कर लेते हैं। यहां पे पुट किया तो आएगा क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 नैनोमीटर। ये हो गया 0.5 into 10 की पावर -8 पर नैनोमीटर। तो 71 वाले क्वेश्चन में आता है ऑप्शन ए आता है। ठीक है, आपको की भी अपलोड कर दी जाएगी तो आप इसमें देखें। अच्छा, फार्मूला याद रखें कि कैसे मालूम करते हैं। एमसीक्यू नंबर 72 है वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट। तो याद रहे वेलोसिटी ऑफ फोटोन डिपेंड नहीं करता वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, मैं बता देता हूं वेलोसिटी ऑफ फोटोन। आपको पता है कि जब सनलाइट आती है तो सनलाइट कंसिस्ट ऑफ गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेडिएशन, IR, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। अब ये सब जो है सनलाइट आती है तो इन सब की स्पीड सेम है, लेकिन इन सब की वेवलेंथ सेम नहीं है, इन सब की फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हाउ कैन वी फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी C/λ। मैं लेके बता देता हूं एमसीक्यू नंबर 72। अच्छा, फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। हमें स्पीड देखनी है तो हम देख लेते हैं, स्पीड की तरफ आते हैं। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करेगी वेवलेंथ पे, डिपेंड करेगी वेवलेंथ पे जब फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट ले लें, और अगर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे जब हम वेवलेंथ को कांस्टेंट ले लें। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कांस्टेंट ए को लिया जा सके, क्योंकि जब वेवलेंथ चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो याद रहे यहां पर अगर हम वेवलेंथ को ज्यादा करते हैं, वेवलेंथ को ज्यादा करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम। तो वेवलेंथ ज्यादा करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन वैल्यू वही कांस्टेंट आती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। तो इसमें ऑप्शन आता है ए, इंडिपेंडेंट अपॉन इट्स वेवलेंथ। इसका ऑप्शन है independent upon तो एमसीक्यू नंबर 72 में ऑप्शन आता है ए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 73 की तरफ। 73 नंबर एमसीक्यू है अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, तो आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 73। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज NS2 NP5। मतलब नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन S में और 5 इलेक्ट्रॉन P में हो गए, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आएगा। लेकिन P में देखने से बाद हम देखेंगे कि ऑर्बिटल में फिलिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हर्ट्ज रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर 5। तो हंड्स रूल के मुताबिक ये हो गया, लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब देखिए, अगर आपके माइंड में आता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन वो वाला है जो लास्ट में हमने फिल किया होता है। तो लास्ट में हमने कौन सा फिल किया है? पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा वो था, चौथा ये है और पांचवा दरमियान में है। तो अब हम इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू देखते हैं। ये है -1, 0 + 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है। स्पिन कोई भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। यहां पे क्लॉकवाइज है। डाउनवर्ड एरो क्लॉकवाइज, अपवर्ड एरो एंटी क्लॉकवाइज। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। एजिमुथल क्वांटम नंबर पी के लिए 1 है, 1। अच्छा, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, 0। और स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे फिलहाल क्लॉकवाइज है। तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन में होना चाहिए 3, 1, 0 और हाफ होना चाहिए, लेकिन यहां पे 3, 1, 1 लिखा हुआ है और A, B, C तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ए तो करेक्ट है ही नहीं, बी करेक्ट नहीं है क्योंकि वहां पे 3D की बात की गई है। एन की वैल्यू 3 का मतलब थर्ड शेल, एल की वैल्यू 2 का मतलब डी सब शेल। ठीक है, तो या तो ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन सी ऑप्शन नहीं है क्योंकि करेक्ट होना चाहिए प्रिंसिपल एजिमुथल तो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और यहां पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 1। तो इसमें ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। ये हुआ हमारे पास एमसीक्यू नंबर 73। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 74 की तरफ। द वेव नंबर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय सर्टेन सोर्स इज, मतलब वेव नंबर दिया गया है और वेव लेंथ मालूम करना है। तो आप ये मालूम कर सकते हैं। देखें, यहां पर वेव लेंथ दी थी और वेव नंबर मालूम करना था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में वेव नंबर दिया गया है और वेव लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 74 नंबर एमसीक्यू। लैम्डा इज इक्वल टू 1 वेव नंबर, जैसे ऊपर है मैंने रीअरेंज कर दिया। तो वेव नंबर है 2 × 10⁶ पर मीटर। अच्छा, मतलब ऑप्शन होना चाहिए 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर, लेकिन यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन है नैनोमीटर में। सो वी कैन कन्वर्ट दिस 0.5 इंटू नैनोमीटर। ये 10⁻⁻6 है, तो -6 से -9 बनाना है। जब भी डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो -1, -2, -3 ऐड करते जाते हैं। तो अब हमें -9 चाहिए, तो कितना गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। तो डेसिमल को लाए आगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा, फिर दोबारा आगे -8 हो जाएगा, फिर आगे तो -9 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आएगा 500 × 10⁻⁹ मीटर। अब 500 हो गया, डेसिमल को आगे शिफ्ट किया, इसकी जगह पे क्या आएगा? नैनोमीटर। तो ये है 74 नंबर एमसीक्यू की का राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन आता है बी। ठीक है, इसके बाद 75 नंबर की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो एमसीक्यू नंबर 75 की तरफ आते हैं। 75 नंबर एमसीक्यू है कि द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3D ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड मालूम करने का फार्मूला, ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड मालूम करने का फार्मूला है n-1। ठीक है,
n-1। तो यहां पर दिया गया है 3d ऑर्बिटल, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास 3d ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 आते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 ऑप्शन आएगा। अच्छा, तो 75 नंबर एमसीक्यू में ऑप्शन ए करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑर्बिटल? ऑर्बिटल किसे कहा जाता है? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाया जाए ऐसी जगह को ऑर्बिटल कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन आता है बी, 76 में भी आता है मैक्सिमम probability ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसे हम बोलेंगे ऑर्बिटल। तो 76 में बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा 77 में द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना है वो आपने वैसे फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, -28 ग्राम एंड -25 मिलीग्राम। तो इसमें हम मिलीग्राम वाला कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई करना होगा अवोगाड्रोस नंबर के साथ, और जब हम अवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट द आंसर 0.55 मिलीग्राम। अच्छा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को अवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 54.8 इंटू 10 की पावर -2 मिलीग्राम। डेसिमल को -2 मैंने खत्म कर दिया, तो डेसिमल को 2 बार पीछे लेकर आया और इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ किया तो 5 हो गया। तो इसका ऑप्शन है 0.55 मिलीग्राम। आपने याद रखना है, कैलकुलेट नहीं करना, आपने याद रखना होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है 0.55 मिलीग्राम। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास है 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, कहते हैं हाइड्राइड आयन H- का मतलब ऑलरेडी हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो हम कहते हैं 1s2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है ए, 78 में ए आता है, ठीक है, 1s2, क्लियर। तो ए ऑप्शन 1s2। What are the values of principal and azimuthal quantum number for the last electron of iodine? तो याद रहे इसमें क्वेश्चन में ब्रोमीन लिखा हुआ है लेकिन हम असल में आयोडीन का करेंगे, क्योंकि आयोडीन इसमें ठीक था, वो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, गलत हुआ है, तो ये ब्रोमीन ही आयोडीन है। तो आयोडीन का प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लगता है, ठीक है। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए। अच्छा, 5s2, 4d10 and 5p5, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। अब कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन का प्रिंसिपल और एजिमुथल बताएं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये 5 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है। तो इसमें ऑप्शन आता है करेक्ट सी,
5,1. 5 is the principal atomic quantum number, and 1 is the azimuthal quantum number of this item. ठीक है, तो ये हो गया MCQ नंबर 79. अब MCQ नंबर 80 की तरफ आते हैं. कहते हैं पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब में जो पॉजिटिव रेज हैं कैसे बनती हैं? गैस मौजूद है, गैस में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं. जब गैस में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे है. जो गैस से आयन बनेगा वो होगा कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज. इसका मतलब पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज या एनोड रेज बनती हैं आयोनाइजेशन ऑफ रेजिडुअल गैस से. तो इसमें ऑप्शन आता है सी. यस, सी ऑप्शन आता है. आयोनाइजेशन ऑफ गैस से हमें पॉजिटिव रेज मिलती हैं. अब इसके बाद 81 नंबर एमसीक्यू है. एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू. एनर्जी ऑफ फोटोन किस पर डिपेंड करती है? तो एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड करती है वेव नंबर पर भी, वेव लेंथ पर भी और फ्रीक्वेंसी पर भी. ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में लिखा हुआ है. ठीक है, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू. E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा and E is equal to hc nu bar. इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन वेव लेंथ एंड डिपेंड्स अपॉन वेव नंबर ऑल्सो. तो इसमें ऑल ऑफ दीज आता है, सब पे डिपेंड करता है. तो ये 81 नंबर एमसीक्यू. 82 नंबर की तरफ जाते हैं. अच्छा, एमसीक्यू नंबर 82 की तरफ आते हैं. रेडियल नोड्स इन 3D Z स्क्वायर ऑर्बिटल. रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड मालूम करने का एक फार्मूला है n-l-1. बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट रेडियल नोड्स. तो चेक कर लेते हैं. तो एमसीक्यू नंबर 82. n-l-1 एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ रेडियल नोड मालूम करते हैं. अब नंबर ऑफ रेडियल नोड मालूम करने किस में? 3D Z स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड मालूम करें. तो n वैल्यू है 3, l वैल्यू फॉर d इज 2. तो फार्मूला चेक कर लेते हैं. यहां पे 3 पुट करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि 3D Z स्क्वायर ऑर्बिटल में 0 रेडियल नोड्स हैं. ठीक है, और एंगुलर नोड है तकरीबन 2, बिकॉज एंगुलर नोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय L वैल्यू. ठीक है. अच्छा, ये 82 नंबर एमसीक्यू है. फिर क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फोर्थ शेल n इज इक्वल टू 4. अब क्वेश्चन में ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है. तो मैं दो आपको बताता हूं. एक किलो जाउल में आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. एनर्जी 83. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 4 इन हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेड स्टेट 4 में एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी मालूम करने के लिए किलो जॉल में ये फार्मूला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये फार्मूला 13.6. तो आपने याद रख लेना है कि अब यहाँ पे ऑप्शन तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमें कौन सा शेल कर चाहिए? फोर्थ शेल का. तो यहाँ पे पुट करेंगे n4. तो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होगा. तो 4 का स्क्वायर तो क्या आता है? -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर. तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है. तो उसमें ऑप्शन -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है. Which one cannot be explained? Which one? MCQ number 84. Which one cannot be explained by Bohr? तो बोहर एक्सप्लेन कर सकता है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम.
तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में है? हाइड्रोजन में है, हीलियम +1 में है, लिथियम +2 में है और बेरिलियम +3 में है। तो इसमें एमसीक्यू नंबर 84 में तो इन पे अप्लाई होता है हाइड्रोजन, हीलियम +1, लिथियम +2 और बेरिलियम +3 पे अप्लाई होता है। लेकिन इसमें ए ऑप्शन हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन पे अप्लाई नहीं होता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है कि जिस पे अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ अच्छा, एमसीक्यू नंबर 85 जो है ऑलरेडी जो डिस्कस किया है कि कौन से वाला पार्टिकल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो आपने याद रख लेना है कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चला जाता है या शेयर हो जाता है, या NaCl की बात करते हैं तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो 85 नंबर एमसीक्यू में इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 86 नंबर एमसीक्यू क्या है? 86 नंबर है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट इज 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। दी गई है फ्रीक्वेंसी, मालूम करना है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। अच्छा, तो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ मालूम करनी है। इसको वहां लेके जाएंगे, उसको यहां लेकर आएंगे तो हो जाएगा λ इज इक्वल टू c/फ्रीक्वेंसी। c है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड कैंसल। 3 डिवाइडेड बाय 6 से आता है 0.5 × 10⁻14 में से ये गया तो -6 मीटर। अब ऑप्शन में तो ये नहीं है, ऑप्शन में फिर नैनोमीटर है। तो हमने कन्वर्ट करना होगा इसको नैनोमीटर में। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे मैं पहले डिस्कस किया कि डेसिमल को लेफ्ट से राइट पे लेके जाना है 3 बार। ये -6 है तो -9 बनाना है, तो 3 बार आगे जाएगा तो 10⁻⁻6 से -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 500 नैनोमीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है 500 नैनोमीटर, ए ऑप्शन। 87 नंबर एमसीक्यू है कि विच वन दी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है वो ए वाला है। चेक कर लेते हैं। कॉपर, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अक्सर पूछा जाता है कि कौन से वाला एलिमेंट अफबाउ प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता। तो याद रहे क्रोमियम और कॉपर अफबाउ प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। वो इस वजह से क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। क्रोमियम की एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4s2 3d4 के बजाय 4s1 3d5 हो जाता है। s का एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाता है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। तो जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फिर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है d में। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। तो कॉपर की एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सी है? ये है, और क्रोमियम की ये वाली है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन इट। ठीक है, ऑप्शन ए। 88 नंबर एमसीक्यू,
विच आयन कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो कॉपर+1 में नहीं आता, कैल्शियम +2 में भी नहीं आता, जिंक +2 में भी नहीं आता, लेकिन आयरन +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, ये एमसीक्यू नंबर 87, ये है 88, अच्छा जब हम इसमें देखते हैं तो कॉपर +1 में 4s0 3d10 आएगा, क्योंकि s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और d में फुल ऑर्बिटल होगा, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम में भी नहीं है और कैल्शियम +2 में भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन s से चले जाएंगे तो 3s2 और 3p6 आ जाएगा, 4s0 हो जाएगा। और जिंक में आर्गॉन 4s0 3d10 होगा, तो इसमें भी वो है फुल डी ऑर्बिटल। लेकिन आयरन की बात करते हैं तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो आयरन +2 में 4s2 3d6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4s0 है क्योंकि +2 है, तो आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब आप ऑर्बिटल बनाते हैं ये 5 ऑर्बिटल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो Fe+2 में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें ऑप्शन आता है डी कि Fe+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अच्छा एमसीक्यू नंबर 89 है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो एसआई यूनिट है वो है जूल सेकंड। अगर आपको वैल्यू याद हो 6.6262 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड आता है, तो देख लेते हैं। वैल्यू है 6.6262 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। Joule second. So the SI unit of Planck's constant is 6.6262 into 10⁻34 Joule second is an SI unit. इसमें ऑप्शन ए आता है। 90 नंबर एमसीक्यू है कि द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन थर्ड शेल, तो मतलब वो जो पहले फार्मूला देखा था वो ऑर्बिटल का था, अब पूछा गया शेल में हम कैसे मालूम करेंगे थर्ड शेल में, तो फार्मूला क्या है? एमसीक्यू नंबर 90, number of nodes in shell n square multiplied by l, जो n है शेल नंबर क्या है? थर्ड, तो जो n की वैल्यू होती है उससे एक वैल्यू कम l की वैल्यू होती है, तो शेल है थर्ड, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 3 are 9 and 2 are 18 nodes। आपने फार्मूला याद रख लेना है कि द नंबर ऑफ नोड इन शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l, तो ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आता है ए 18। अच्छा एमसीक्यू नंबर 91 है कि द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन अ पी वाई ऑर्बिटल, तो याद रहे पी वाई ऑर्बिटल हो या पी एक्स ऑर्बिटल हो या पी जेड ऑर्बिटल हो, उनमें नोडल प्लेन एक ही होता है, ठीक है। तो अब आपने याद रख लेना है पी एक्स के लिए वाई जेड नोडल प्लेन है, पी वाई के लिए एक्स और जेड नोडल प्लेन है,
और पी जेड के लिए एक्स और वाई नोडल प्लेन है। तो आपको मैं बताता चलूं, वैसे आपने याद रख लेना है पी ऑर्बिटल हो, चाहे पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, इन तीनों में अलग अलग करके एक एक नोडल प्लेन है। तो पी एक्स में वाई जेड नोडल प्लेन, पी वाई में एक्स जेड है और पी जेड में एक्स वाई नोडल प्लेन है। तो हर पी ऑर्बिटल में एक ही नोडल प्लेन होता है और वो नोडल प्लेन यहाँ पे मैंने बता दिया, पी एक्स में वाई जेड, पी वाई में एक्स जेड और पी जेड में एक्स वाई नोडल प्लेन होता है। तो इसमें ऑप्शन आता है डी 1। विच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव? तो याद रहे एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर आपको याद हो बोहर एटॉमिक मॉडल में डेरिवेशन में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर पे लेकर आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई एंड द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन। तो याद रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है, कौन सी वाली? टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है। तो इसमें आपने याद रख लेना, इसमें ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी ऑप्शन आता है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप 93 नंबर एमसीक्यू, when an electron jump from second, third और fourth orbit to first orbit, मतलब दूसरे तीसरे चौथे शेल से जंप करता है पहले शेल में आता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी या कम? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एमसीक्यू नंबर 94 है द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कैसे मालूम करते हैं? वन हाइड्रोजन एटम कंटेन वन प्रोटॉन और वन प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU और 1 AMU बराबर है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो 1 AMU है और 1 AMU बराबर है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, -27 किलोग्राम एंड -21 मिलीग्राम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है 94 में। कहते हैं द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रांजिशन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में हाइड्रोजन के और चौथे शेल से पहले में आता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट करता है? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला एंड दैट इज n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, तो n multiplied by n-1 divided by 2 is a formula by which we can find out the number of spectral lines, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आता है 6C, which electronic level in hydrogen atom will allow absorption of energy but not the emission of energy। तो याद रहे जब एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद हो तो वो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी को इमिट नहीं करता, वो हमेशा से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसमें 1S आता है। तो 1S जो है ये एक ऐसा ऑर्बिटल है या ऐसा शेल है जो एब्जॉर्प्शन अलाउ करता है, एमिशन अलाउ नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन डी आता है 1S। क्लियर?
अच्छा, एमसीक्यू नंबर 97 है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम। तो पोटेशियम एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, आर्गॉन 4s1। तो पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 4s में आता है, ठीक है। तो 4s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4s में 4 प्रिंसिपल है, s के लिए l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0, और स्पिन जो है वो प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। जब एक इलेक्ट्रॉन व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट, जब 6d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए तो आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। तो 6d के बाद आता है 7p में। डी की n+l वैल्यू है 8। तो हम इसके बाद देखते हैं कि 7f है 10, 7p है 8 और 7s है 7 और 7d है 9। तो देखें 6d के बाद इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 9 में, लेकिन 9 से पहले 8 भी है। तो अगर देखें दोज ऑर्बिटल हैविंग सेम n+l वैल्यू, तो फिर वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी n वैल्यू कम होगी। तो पहले 6d में आएगा, फिर उसके बाद कहां आएगा 7p में। तो इसमें ऑप्शन आता है 7p। क्लियर। तो इसमें 98 में बी ऑप्शन आया। अगला, एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्वांटम ऑफ रेडिएशन की एनर्जी कैसे मालूम करते हैं, h न्यू से। एमसीक्यू नंबर 99 ये है E is equal to h न्यू। बाय दिस वी कैन फाइंड आउट एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो इसमें h न्यू आता है। एमसीक्यू नंबर 100 है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कोई भी स्पेसिफिक एटम मालूम करना हो तो हमने पहले नंबर ऑफ मोल लेना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ दैट एटम पर कंपाउंड, मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। हाउ मेनी मोल्स आर देयर, 0.5। हाउ मेनी ऑक्सीजन पर एल्यूमिनियम कार्बोनेट आर देयर, तो 3 आर 9 ऑक्सीजन आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय Avogadro's number 6.023 into 10 की पावर 23। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.7 into 10 की पावर 24। दिस इज द राइट ऑप्शन। लेकिन आपने क्या करना है, इस फार्मूला को आपने याद रख लेना है कि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय Avogadro's नंबर। इसके बाद 101 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। एमोनिया इज अ कंपाउंड, एयर इज अ मिक्सचर, ब्रॉस इज एन एलॉय, वो भी मिक्सचर है, और O2 क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। तो यहां पर एमोनिया आता है। एमोनिया इज अ कंपाउंड। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास क्या है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। जब भी हम कभी एक मॉलिक्यूल का मास मालूम करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या करते हैं, जो मोलर मास है ग्राम में, उसे अवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आता है। (32 डिवाइडेड बाय Avogadro's नंबर, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। बाय दिस वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ
ऑक्सीजन। 103 MCQ है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो ए ऑप्शन है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.5 मोल आता है। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल का 32 है तो 64 2 मोल हो गया। तो सॉरी, बी ऑप्शन है हमारे पास 2 मोल ऑक्सीजन, पहला हाफ मोल है, दूसरा 2 मोल है। सी 14 ग्राम N2 तो ये भी हाफ मोल है, और 90 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल का मास 98 है, तो मतलब ये भी 1 मोल से कम है। तो जिसके मोल ज्यादा उसमें पार्टिकल्स ज्यादा। तो इसमें ऑप्शन आता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। MCQ नंबर 104, MCQ नंबर 104। तो 104 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। हमने वो पेयर देखना है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है नियॉन एंड मैग्नीशियम +2। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो जब 2 गए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नियॉन एंड मैग्नीशियम +2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर। वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब MCQ नंबर 105 की तरफ आते हैं। 105 अच्छा, MCQ नंबर 5 कहता है कि द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज द वन। लिमिटिंग रिएजेंट उसको कहा जाता है जो रिएक्शन में पहले इस्तेमाल होके खत्म हो जाए, या वो जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आता है इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। कंप्लीटली कंज्यूम होने वाले को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब MCQ नंबर 106 है, कहते हैं 2H2 plus O2 is converted into 2H2O। कहते हैं 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है 2 मोल ऑफ वाटर। अब सुने क्वेश्चन, कहते हैं अगर 1 मोल हाइड्रोजन हो और 1 मोल ऑक्सीजन हो तो बताएं रिएक्शन होने के बाद क्या बच जाएगा। तो आपने देखना है जब 2 मोल हाइड्रोजन होता है तो 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन नीड 1 मोल ऑक्सीजन। लेकिन अब हमारे पास ये भी 1 मोल है, वो भी 1 मोल है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 0.5 मोल चाहिए। अब हमारे पास अवेलेबल 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है, लेकिन 1 मोल हाइड्रोजन के लिए हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो हाफ ऑक्सीजन जो है वो रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एट द एंड 0.5 मोल ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएक्टेंट ओवर हियर। अब प्रोडक्ट बनेगा ना, 2 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल वाटर बनेगा, और 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो 1 मोल वाटर बनेगा, तो ऑक्सीजन भी रह गया है और 1 मोल स्टीम भी बन गया है। 1 मोल स्टीम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस को जब मिक्स करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या रह जाएगा कंटेनर में आफ्टर द रिएक्शन। तो कंटेनर में रह जाएगा 1 मोल स्टीम और 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है, ठीक है। अब आते हैं 107 नंबर MCQ। द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट।
MCQ number 107. CuSO4 प्लस 5H2O, तो मतलब इसमें हमारे पास कितने आयन्स हैं? तो आपने कहना है एक कॉपर आयन है और एक सल्फेट आयन है, तो टोटल हमारे पास 2 आयन्स मौजूद हैं, ठीक है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आता है सी, 2 आयन्स ओवर देयर, ठीक है। MCQ number 108, which of the following contain the maximum percentage of nitrogen? तो किस में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है? तो देख लें, सारे ऑप्शन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रेशो में ऑक्सीजन कम हो तो उसकी जो है नाइट्रोजन परसेंटेज ज्यादा होगी। मतलब हमारे पास इसमें है एक MCQ नंबर 108 N2O4, N2O5, NO2, 1:1, 1:2, 1:2.5, 1:2। मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 मोल है और ऑक्सीजन 4 मोल है, तो मैंने ऐसा किया कि ये 2 1s are 2 और 2 2s are 4 कर दिया। 2 1s are 2 और 2 2.5s are 5 हो गया, और 2 ये 1:2 है। तो देखा जाए यहाँ पर 1 के लिए 2 है, यहाँ पे 1 के लिए 2.5 है, 1 के लिए 2 मोल ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 1 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है, तो कंपैरेटिवली NO में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा आ रही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है A, NO। The relative atomic mass of chlorine is 35.5। कहते हैं एक क्लोरीन का जो मास है 35.5 है, तो 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का मास कितना होगा? तो क्लोरीन गैस 109, Cl2 गैस 71 ग्राम। 1 मोल Cl2 का मास 71 है, तो 2 मोल का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो 142 ग्राम। तो 142 ग्राम मतलब ऑप्शन आता है ए, ठीक है। तो 109 MCQ में 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन आता है 2 मोल का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये आया। टू मोल्स ऑफ ओजोन जब टूटता है तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। तो अब कहते हैं इसमें कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहली बात, 2 मोल ओजोन डिकम्पोजेस टू 3 मोल ऑक्सीजन, वो तो क्लियर है, 2 मोल ओजोन से 3 मोल ऑक्सीजन बनता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। जब 2 लीटर होगा ओजोन तो 3 लीटर ऑक्सीजन बनेगा, ये भी ठीक है। और जब 96 ग्राम ओजोन होगा तो 96 ग्राम बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखें ना, टोटल हमारे पास 6 ऑक्सीजन है और 6 मल्टीप्लाई बाय 16 से आता है 96 ग्राम, और यहाँ पर भी है 96 ग्राम। इसका मतलब जितना मास ओजोन का डिकम्पोज होगा उतना मास ऑक्सीजन का बनेगा। 96 से बना 96, तो 50 से बनेगा 50, और 48 से बनेगा 48, लेकिन ऑप्शन डी में लिखा है 48 से बनेगा 32, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। $48 ग्राम ऑफ ओजोन प्रोड्यूसेस 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डीकम्पोजिशन, तो इसमें इनकरेक्ट लिखा हुआ है, डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 111 है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन एटम आर देयर इन 90 ग्राम ग्लूकोज? 90 ग्राम ग्लूकोज 111, number of carbon, number of mole multiplied by number of carbon in glucose multiplied by Avogadro's number। तो दिया गया है मास, तो हमने पहले इसको कन्वर्ट करना होगा मोल में।
हाउ मच मास ऑफ ग्लूकोज इज देयर 90 ग्राम, मोलर मास है 180। कहते हैं 90 ग्राम ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक ग्लूकोज में 6 एटम होते हैं कार्बन के, मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रोस नंबर, तो मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो यहां से आ जाएगा 2, नहीं यहां से आएगा 0.5 आता है। ठीक है, और 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा मल्टीप्लाइड बाय Na, तो इसमें ऑप्शन आता है ए, 3 मल्टीप्लाई बाय Na। 112 एमसीक्यू तो पहले वाला जैसे ही है, जैसे ऑक्सीजन का मालूम किया था। 112 एमसीक्यू कहता है कि द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कैसे मालूम करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, मोलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यू नंबर 113 है, 0.224 लीटर अगर होगा हाइड्रोजन तो वो किसका होगा, कितने मोल का होगा, तो मैं आपको बताता चलूं इसमें ऑप्शन डी आता है। जब 22.4 लीटर होगा हाइड्रोजन तो 1 मोल के बराबर है। अब कितने लीटर है, यह है 0.224, मतलब डेसिमल को पीछे लेके जाना है 2 बार, तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इसको भी डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो इससे आ जाएगा 0.224 लीटर, इससे आएगा 0.01 मोल। तो इसका मतलब ये होगा कि 22.4 डीएम क्यूब जो हाइड्रोजन गैस होगा तो 1 मोल होगा, तो अगर 0.224 होगा तो 0.01 मोल हाइड्रोजन होगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आता है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 114 कहते हैं एक गैस है जब वो 11.2 लीटर होती है तो उसका मास 14 ग्राम होता है, तो बताएं वो गैस कौन सी है, तो आपने वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम तक लेके जाना है। इसको डबल कर दे तो 22.4 आएगा, और इसको डबल कर दे तो 28 आएगा। तो देखें जब 1 मोल ऑफ गैस होगी तो 22.4 डीएमक्यू वॉल्यूम होगा, तो उसका मास कितना होगा 28। तो अब ऑप्शन में देखें कि 28 मोलर मास आता है नाइट्रोजन गैस का, किसका, नाइट्रोजन N2। अच्छा, 115 नंबर एमसीक्यू है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कहां रखा जाता है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड बॉक्स में रखा जाता है या लेड ब्लॉक में रखा जाता है। तो आपने याद रखना होगा, ये जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का एमसीक्यू है, उसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में भी और रदरफोर्ड की डिस्कवरी में भी पोलोनियम को रखा गया था लेड बॉक्स के अंदर, तो ये लेड ब्लॉक इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 116 mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, सेकेंड शल है तो 2h/2 पाई, तो 2 कैंसल तो h/पाई आ जाएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है बी। ठीक है, 117 एमसीक्यू में है प्रोटॉन एक्चुअली क्या होता है, तो प्रोटॉन इज एक्चुअली द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, और जब हम उसको भी आयोनाइज कर देते हैं तो इसमें सिर्फ रह जाता है प्रोटॉन।
तो प्रोटॉन एक्चुअली क्या है? प्रोटॉन इज एक्चुअली द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, नॉट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें ऑप्शन बी आता है, ठीक है। Which of the following species has larger number of electron than neutron? ऑक्सीजन -2 में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है और न्यूट्रॉन की कम है। एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से गेन किए हुए हैं, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीजन -2 में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा और न्यूट्रॉन की तादाद कम है, तो ए ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 119 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एमिट मैक्सिमम एनर्जी? 119 N2 2 to N1। अच्छा, मतलब ये हुआ, कहते हैं दूसरे से पहले में आएगा तो एनर्जी ज्यादा इमिट करेगा, या चौथे से तीसरे में आएगा तो ज्यादा इमिट करेगा, या पांचवें से चौथे में। तो याद रहे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, तो पहला एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा इमिट होने वाली एनर्जी कहां पर होगी? जब सेकंड शेल से फर्स्ट में आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 120 नंबर एमसीक्यू है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ। तो आपको मैंने पहले बताया कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, आयन और एटम हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। 121 नंबर एमसीक्यू है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फिफ्थ ऑर्बिट, पांचवें शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? तो किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम करने हैं, तो n स्क्वायर फॉर्मूला है। इसका मतलब ये होगा कि फिफ्थ शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 25 हैं, ठीक है। और 122 नंबर एमसीक्यू है, लास्ट एमसीक्यू है कि एनर्जी ऑफ सेकंड शेल इज डैश टाइम्स टू दैट ऑफ फर्स्ट शेल। सेकंड शेल की एनर्जी पहले शेल की एनर्जी से कितनी ज्यादा है? तो आपको रेशियो याद रखना होगा कि 122 नंबर एमसीक्यू है, वन रेशियो 4। पहले शेल की एनर्जी कम है 4 गुना, और दूसरे शेल की एनर्जी ज्यादा है 4 गुना पहले शेल से। तो आपने याद रखना होगा कि पहले और दूसरे शेल की एनर्जी में रिलेशन है 1:4। द एनर्जी ऑफ सेकंड शेल इज 4 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट शेल। E1 एंड E3 1:9। पहले और तीसरे शेल में क्या रिलेशन है? तीसरे शेल की एनर्जी 9 टाइम, मतलब n के स्क्वायर के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो होप सो दिस विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू, और इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से फ़ायदा होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।